शुभ संध्या। राजस्थानी नहीं, भारत के इस द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल पर एक बार फिर इस शाम 6 बजे वाली क्लास में आप सभी का अभिनंदन। प्रश्नोत्तरी से थ्योरी की कक्षा का पार्ट 2 कार्य और ऊर्जा पढ़ रहे थे हम। तो स्टार्ट करें अपने कार्य और ऊर्जा। ऊर्जा है आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न। बल हमने खूब पढ़ा, विस्थापन हमने खूब पढ़ा, कार्य भी पढ़ा। अब इन सब का जो एक आधार स्तंभ है जिसपे ये सारी चीजें टिकी हुई होती है, जिसकी जरूरत हर क्षेत्र में है, हर के लिए है, वो है आपका ऊर्जा। और निर्विवाद रूप से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, मतलब जिसकी ऊर्जा का, वो सूर्य होता है। सूर्य की ऊर्जा, और सबसे बड़ी बात, जितनी ऊर्जा ये दे रहे हैं उतनी तो हम प्रयोग में भी नहीं ले पा रहे हैं। अकल्पनीय, अप्रतिम रूप से उनका ऊर्जा का एक बस अंश मात्र हमारे द्वारा उपयोगित होता है। और प्रकृति की संरचना अद्भुत। अपने प्रश्न पे आए। कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाएगी, बल विस्थापन का गुणन ऊर्जा कहलाता है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाएगी, या फिर त्वरण में परिवर्तन। तो दो को तो आप देखते ही आउट कर दीजिए, ये आसान हो गया। अब 50-50 बचा आपका, कार्य करने की दर और कार्य करने की क्षमता। इस वीडियो में इसका पूरा ही रूट आउट होगा, लेकिन यहां पहला सवाल इसलिए डाला गया है कि थोड़ी सी दिमाग की मशक्कत आपको भी हो कि कार्य करने की दर को ऊर्जा से व्यक्त करें या कार्य करने की क्षमता को। तो कार्य करने की दर जब आप ज्ञात करते हैं तो याद रखिएगा, वो समय के भाग से कार्य में आपका W/3 होगा, लेकिन वो कार्य करने की दर जो होती है निरूपित की जाती है शक्ति से, ऊर्जा से नहीं। तो इसका मतलब आपका उत्तर जो होगा, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की जो दर है वो शक्ति। दर का डिटेल आएगा तो, और इसी अंश में हम आगे देखेंगे उसे। और आपके लिए ये टैगलाइन आ गई है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश हम बता चुके हैं, जिसके लिए परिमाण और दिशा होती है वो सदिश, और जिनमें इनका अभाव होता है वो अदिश राशियां होती है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होगी। जिस वस्तु पर कार्य होता है वो ऊर्जा को खोएगा, और जिस पर यह कार्य होता है उसकी ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। ऊर्जा का मात्रक वाट, किलोवाट, जूल और न्यूटन सारे अपने आप में अद्भुत है। तो वाट तक तो जाना नहीं है। ये दो शब्द याद रखिएगा, जब जहां कहीं शक्ति शब्द आएगा उससे रिलेट करते हुए होंगे, सीधे सीधे ये आपको ऊर्जा और इनमें नहीं मिलने वाले हैं। अब आपके पास बचा न्यूटन और जूल, तो आपका उत्तर होगा जूल। और जूल इसलिए होगा क्योंकि कार्य के मात्रक, कार्य को जो निरूपित करा है, जो न्यूटन किसका होगा, वो बल का होता है। हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें दोबारा उलझने की जरूरत नहीं। और चूंकि ऊर्जा यहां पे क्लियर कर दी है, शक्ति का गुणन होता है समय के साथ। ऊर्जा शक्ति का गुणन है, और वहां अपन न्यूटन जब साबित कर रहे थे तो बल के लिए हम द्रव्यमान की बात कर रहे थे। यहां द्रव्यमान आपके पास नहीं है। एक मोटा मोटा
ये इस वैज्ञानिक से संबंधित तथ्य कि जूल का नाम जेम्स प्रोस्पेक्ट जूल पे रखा। अब ये इनसे रिलेटेड वर्क है जो वैज्ञानिक है उनसे, कभी कभार क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक का कंटेंट होता है तो प्रश्न के लिए प्राथमिकता तो इसकी रहती है, उसके साथ साथ ये आपके आईक्यू को भी बता देता है। और हमें निश्चित रूप से विद्यार्थियों का ये सवाल जवाब है नहीं, या विद्यार्थियों का ये प्रतियोगिता होती नहीं है, तो जो प्रतियोगी परीक्षा आपकी हो रही है आपके लेवल से ये सभी तथ्यात्मक होंगे। विद्युत तथा ऊष्मागतिकी के अनुसंधान इन्होंने किए। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव का नियम जूल द्वारा दिया गया था। ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की उन्होंने खोज की और ऊर्जा और कार्य के मात्रक का नाम जूल उनके सम्मान में रखा गया था। तो ये उनके वो पॉइंट है जहां उनके द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित की गई और ये उपलब्धियों का ही परिणाम था कि आज हम मात्रक के रूप में उन्हें पढ़ रहे हैं। ये एक तस्वीर के जरिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। और ऊर्जा के ये दो मुख्य रूप है। ऊर्जा अनेक रूप में मौजूद है, लेकिन हम जो विज्ञान में जिसको आधार रूप में पढ़ते हैं वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। और ये दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी के रूप में या यांत्रिक ऊर्जा के रूप में पढ़ी जाती है। यह आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में निरूपित है। ये आपका विशिष्ट प्रश्न है जो गतिज ऊर्जा को बताता है। इस प्रश्न पे जाऊं इससे पहले एक बड़ी संशय को दूर कर दो। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से थ्योरी छूट रही है, ये गलत है। सीक्वेंस से जब हम इन प्रश्नोत्तरी को देखते हैं तो ये सारी चीजें आपको आ रही होती है। उसका एक ये आपका पहला सवाल था ऊर्जा से रिलेटेड और ये ऊर्जा की परिभाषा को निरूपित कर दिया। ऊर्जा का ये मात्रक रिलेटेड दूसरा सवाल है, तो आपके पॉइंट का जो दूसरा बिंदु होना चाहिए कि ऊर्जा का मात्रक क्या होगा वो आ चुका। फिर वो मात्रक किस नाम पे आया और उस वैज्ञानिक की उपलब्धि जो प्रश्न के रूप में आ सकती है, जिसकी संभावनाएं है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी में नहीं कहूंगा लेकिन कहीं ना कहीं अंश मात्र भी संभावना इसकी बनती है। तो ये आपका स्लाइड 2 में हो गई। फिर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में गतिज ऊर्जा और इस ऊर्जा को पढ़ा, स्थितिज ऊर्जा के कॉम्बिनेशन को दिखाया, तो ये स्लाइडिंग हो गई। अब आप गतिज ऊर्जा के बारे में विशिष्ट बात पढ़ रहे हैं तो ये सीक्वेंस में ही जा रहा है। इस प्रश्नों को सीधा बेक्रम या आप कह सकते हैं बेढंगे तरीके से नहीं सजाया गया है। तो जिस तरीके से आपको नोट में करना है ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन भी डाले गए हैं। तो बड़ा आसान काम है, इस संशय से दूर आए तो बेहतर। गतिज ऊर्जा के संबंध में सुसंगत नहीं है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, और निश्चित रूप से यही होता है, एक गतिज और स्थितिज का आप केवल प्रश्न के लिहाज से हम यहीं पर दोनों में फर्क देख लें तो आखिर बड़ा परिवर्तन क्या है। आपके हाथ में एक गुलेल रख लीजिए या तीर कमान की कल्पना करें। हम उसको जब प्रत्यंचा को खींचते हैं तो खींचते समय उसमें एक ऊर्जा भरी जाती है। स्थिति वो वही है, उसका एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो उसमें इतनी ऊर्जा भर चुकी है जिसका परिणाम वो होगा। किसी बॉल को आप अपने हाथ से इस हाइट से गिरा दीजिए, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग गिरा दीजिए, फिर उसी बॉल को थोड़ी और ऊंचाई से गिराइए और उसी बॉल को आप कम से कम 1000 मीटर ऊपर से गिरा दीजिए। गिरने के बाद नीचे यदि रेत और बालू का अंश पड़ा हुआ है तो उसके द्वारा जो वहां पे खड्डा छोड़ा जाएगा वो आपको बताएगा कि उसमें
किसी न किसी रूप में ऊर्जा आरोपित है, और वो जो गति करते हुए ऊर्जा आ रही है वही आपकी गतिज ऊर्जा है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है, डेफिनेटली जितनी तेजी के साथ वो बढ़ेगा वो उतनी ही उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। स्पिनर बॉल फेंकते हैं, स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। एक तेज गेंदबाज उसी गेंद को 145 किलोमीटर प्रति घंटा से लेके 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंक सकता है, इससे आगे फेंक सकता है। आखिर वो ऊर्जा कहां से आएगी उसमें? तो आप इन शब्द को देख लीजिए कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ जाती है। फिर किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, अब यहां पे एक शर्त लगा दी है आपके साथ, निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। आप किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए उस वस्तु पर जो वेग आप प्राप्त करने का प्रयास करेंगे या जो आरोपित करते हैं वो उसके बराबर होगा। तो डेफिनेटली जितना आप बढ़ाएंगे उतनी वो बढ़ती चली जाएगी। हमें छांटना यह था कि सुसंगत नहीं है। वापस वही बात कि हमें तीनों बातें ही सुसंगत दिखाई दी है, तो इसमें सुसंगत नहीं है का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और अब आइए आपके उस नोट प्रोसेस जो बोल रहे हैं, अब ये आपकी हेडिंग गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा के ये वो बिंदु हैं जो स्थितिज ऊर्जा को बताती हैं। फिर अगला बिंदु है आपका गतिज ऊर्जा के उदाहरण। ये वो भाग है इस टॉपिक का जहां से प्रश्न आसान रूप से होता है और हम समझ भी बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं। गतिज ऊर्जा के उदाहरण, गिरता हुआ नारियल ऊपर से गिरेगा, निश्चित रूप से उसमें गति होगी, क्योंकि आगे चलकर हमें यह भी पढ़ना है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होगा 1/2 mv² होगा, और जो स्थितिज ऊर्जा है इसके उलट वो mgh होगा। तो जो गतिज ऊर्जा है mv², हाफ mv², m आपके द्रव्यमान निरूपित कर दिया और v वेग है। तो गिरता हुआ नारियल उदाहरण होगा, गिर रहा है तो वेग आ ही रहा है उसमें। गतिशील कार एवं लुढ़कता हुआ पत्थर, ये गतिज ऊर्जा के उदाहरण होंगे। बहता हुआ पानी एवं बहती हुई हवा, ये भी इसका उदाहरण है। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा के उदाहरणों में ये सभी हैं। इसमें m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान होता है। ये हमारी मेमोरी में अगर है तो निश्चित रूप से अभी हो चुका था। m द्रव्यमान की वस्तु है, समान वेग v से गतिमान है। अब इसकी गतिज ऊर्जा समान रूप से गतिमान है और वेग दे रखा है। तो आप देख लीजिए इसमें आपको ये सूत्र हैं दोनों ही ऊर्जा रूप में, लेकिन चारों उत्तर इसलिए आपको तकलीफ में डालेंगे क्योंकि ये दोनों ही सूत्र ऊर्जा से संबंधित है। लेकिन थोड़ा सा पूर्व ज्ञान आपके इस समस्या का सीधा समाधान करता है, कारण कि प्रश्न में ही दे रखा है v, और बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे होते हैं जिनके उत्तर भी उस प्रश्न में कहीं ना कहीं हिंट के रूप में छुपे हुए रहते हैं। तो ये दोनों अपने आप में ही कट जाएगा। पीछे बच रहा है ये 1/2 mv² और mv²। तो आप क्लिक करेंगे इसको, ये टिकिंग आपकी। नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा
इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। यह आ गया आपका ऊर्जा का दूसरा रूप। अब समझना, यहां गति शब्द आया ही नहीं है, यहां आ रहा है कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा। स्थिति और विन्यास में बदल रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं आप। गुलेल खींची थी तो वो स्थिति बदली है उसकी, और उसमें उसने ऊर्जा को गेन किया है। बस यही आपका स्थितिज ऊर्जा है। गतिज होगी नहीं, स्थानांतर संग्रहण का कोई मतलब नहीं है, स्थानांतरित है नहीं। अब स्थितिज ऊर्जा, वहां तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा ली है आपने। अब स्थितिज ऊर्जा के संबंध में इसके जो नियम है, इसके जो गुण है, वही आपके क्वेश्चन रूप में है। तो वापस ये आपका नोट मेकिंग का आधार हो गया। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में सुसंगत की स्थिति देख लेते हैं। क्या क्या सुसंगत हो सकता है? वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में, क्योंकि आप फॉर्मूले में mgh लिख रहे हैं, तो ये जो h है वही ऊंचाई को निरूपित कर रहा है। किसी ऊंचाई तक उठाने में ऊर्जा में वृद्धि होती है। आप किसी भी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होगी, और उसका आधार भी है, क्योंकि आप गुरुत्व के विरुद्ध हो। अगर ऊपर उठा रहे हैं तो ठीक गुरुत्व के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो बिना ऊर्जा के तो वो संभव ही नहीं होगा। वस्तु को उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। ये दोनों ही बातें एक दूसरे से आपस में संपर्कित है या साझित है, क्योंकि हम जब गुरुत्व के विपरीत कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ऊर्जा देनी होती है, और ऊर्जा देनी होती है तो वो ऊर्जा के मान को जितना बढ़ाएंगे उतना हम उस ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है, और ये जो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा भर रही है उसके सदैव परिवर्तन के कारण, या कह सकते हैं उसमें जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह से, तो वो संचित ऊर्जा गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब इसके संबंध में सारी बातें सुसंगत दे रखी है। ये सारे आपके नोट मेकिंग पॉइंट हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप में सम्मिलित नहीं है। अब यहां से पहचानना है ऊर्जा के विभिन्न प्रकार। विभिन्न प्रकारों को इस तरीके से सम्मिलित कर लिया है कि ऊर्जा के विभिन्न रूप में सम्मिलित नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना है वो स्वरूप जो ऊर्जा से रिलेट नहीं करती। तो स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा हम पढ़ते आए हैं, और हमारा जो ये विज्ञान का स्टार्ट हुआ था उसी समय प्रकाश ऊर्जा से हमारी मुलाकात हो गई थी रासायनिक अभिक्रियाओं के टॉपिक में। विद्युत ऊर्जा भी वहां आ चुका था विद्युत आयन के रूप में। ऊष्मीय ऊर्जा है और रासायनिक ऊर्जा भी होती है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ये सभी जो है ऊर्जा के विभिन्न रूप है, तो सम्मिलित नहीं है। नहीं के आंसर में कुछ भी नहीं होगा। किसी पिंड पर बल लगाने पर उसमें वेग उत्पन्न होता है और इस पिंड पर कार्यरत शक्ति का मान होगा। अब आ जाइए, वहां अपन ने जब शुरू की थी तो दो बातें बताई गई थी, कार्य की क्षमता और कार्य की दर। दर को हमने शक्ति कहा था और कार्य की क्षमता ऊर्जा से निरूपित हुई थी। अब ये कह रहे हैं किसी पिंड पर बल लगाने पर उसमें वेग, बल को हम F से डिनोट करते हैं, वेग उत्पन्न होता है, इसको V से लिखा जाता है। इस पिंड पर कार्यरत शक्ति का मान होगा। तो शक्ति
P के रूप में आएगी और P को W अपॉन T के रूप में लिखा जाता है। या हम कार्य की उस बल की तरफ चले जाए, बल लगाने पर उसके वेग में क्या परिवर्तन होगा, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन से समझ लें इसे, बल इंटू विस्थापन, और यहां आप रख दीजिए समय को। ये आपको कुछ याद दिला देगा। बल और इंटू विस्थापन जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आपको स्मरण होगा कि एफ एस कॉस थीटा ये निकाला था हमने, और विस्थापन और समय, यहां से आप एक नई चीज प्राप्त करेंगे। ये आएगा V के लिए, ये बल आपको F से निरूपित करता है। ये दोनों ही सूत्र में जब प्राप्त करेंगे तो इसकी भाषा आपको कुछ समझ में आ सकती है कि किसी पिंड पर बल लगाने पर उसमें ये बल F और उसमें वेग उत्पन्न होता है V, इस पिंड पर कार्यरत शक्ति का जो मान होगा वो होगा, तो बल इंटू वेग F इंटू V जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, F इंटू V, नॉट F अपॉन V, और ये स्क्वायर पार्ट होगा नहीं। इन दोनों में से एक को चेंज करना है और F इंटू V को करेक्ट करना है। ये प्रश्न क्या था एक बार फिर से रिपीट करें। इससे पहले हमने एफ एस कॉस थीटा इससे कार्य पढ़ा था। हम इस लास्ट वीडियो में इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ चुके हैं। एफ एस कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और कॉस 180 डिग्री। जबकि 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता था जो अधिकतम मान था। कॉस 90 डिग्री होने पर कार्य 0 हो जाता था और कॉस 180 डिग्री पे कार्य ऋणात्मक रूप में आया था। हाँ, यहां एक चीज और याद रखिएगा कि ये 90 180 अपन पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए अगर cos 60 डिग्री होगा तो कार्य धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो उलझना नहीं है। वापस वही फॉर्मूला याद रखिएगा कि cos थीटा का मान 0, ऊपर जाएगा 90 डिग्री, नीचे 180 डिग्री। ये ऋणात्मक था, ये धनात्मक था और ये 0 था। तो 0 से 90 के बीच जो मान आ रहे हैं उनके लिए वो ऋणात्मक ही रहेगा। वो मान ऋणात्मक रूप में आएगा तो कभी कॉस का मान यदि बदल दें तो हम दुविधा में ना पड़े। अब आते हैं इस सवाल पर कि कार्य एफ एस कॉस थीटा था। अब इस एफ एस से को आगे बढ़ा दीजिए, ये एफ आपका रह गया और जो विस्थापन आया है ये डब्ल्यू की स्थिति जब आप लें तो बल इंटू विस्थापन, और इसकी जब दर ज्ञात करेंगे तो समय लग जाएगा। कार्य हम बल और विस्थापन से ज्ञात करते हैं, कार्य की दर जब आएगी तो समय से उसमें भाग लग जाएगा और अब हमारे पास विस्थापन अपॉन समय आएगा और इसको हम v से लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला F इंटू
V हो जाता है, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना था, शक्ति, और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, PW/T। W का मान क्या था, Fs, P का मान क्या होगा, W/T। तो W तो ये था ही था, ये T लग गया यहां पर, और इस T के विस्थापन अपॉन टाइम को हमने वेग से निरूपित किया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है बल इंटू वेग। नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। अब तक हमारे पास कार्य का लगभग पोस्टमार्टम हो चुका है। दो विशिष्ट रूप में कार्य को पूछा गया है, एक कार्य करने की दर जो शक्ति और है, और एक कार्य करने की क्षमता। अब आप इसको दैनिक जीवन के रूप में समझ लीजिए तो और आसान हो जाएगा। यदि हमने सुबह से लेकर शाम तक किसी प्रकार के कोई एनर्जी नहीं ली है, किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं ली है, मतलब हमने खाना ही नहीं खाया, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया, हमने लंच वगैरह कुछ भी हमारे पास नहीं है, उसके बाद शाम को एक एनर्जेटिक वर्क के लिए यदि हमें उतारा जाए तो निश्चित रूप से हमारी क्षमता कम होगी। वहां पर हमारी दर नहीं, वहां क्षमता कम होती है। बस उस क्षमता को इससे जोड़ दें आप, तो ये आपका उत्तर भी हो जाएगा और इसको कभी भूलने की स्थिति भी नहीं आएगी। कार्य करने की क्षमता, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो कैपेसिटी होती है आपकी, वो कैपेसिटी कहां से आती है, एनर्जी के बलबूते पे ही आएगी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी आप उतने ही ज्यादा कैपेबल होंगे उसको काम करने के लिए। मजदूर हमारी तुलना में कई गुना ज्यादा काम करने में इसलिए सक्षम होता है क्योंकि उसकी क्षमता हमसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, काम करने की दर या कार्य करने की दर क्या कहलाती है। ये दोनों ही प्रश्न बैक टू बैक इसलिए डाले गए थे क्योंकि इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन क्रिएट होने की संभावना रहती है वो निरस्त हो जाए। क्षमता हम आप वहां पे देख के आ चुके हैं, तो जब क्षमता आपने देख ली, ऊर्जा है, तो अब कार्य करने की जो दर है वो आपकी शक्ति होगी, और इससे रिलेटेड हम काम कर भी चुके हैं। ये शक्ति को डिनोट करेगा और ये W/T आएगा। और ये जो लिखते हैं, इस लिखने का मतलब क्या होता है, इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में कृत कार्य। और ये वो वापस वो अंश जहां इससे रिलेटेड नोट मेकिंग का हर अंश आ चुका है, तो कहीं कुछ भी नहीं बचता। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ये इसकी बेहतरीन परिभाषा से रिलेट कर दिया आपको। एक अदिश राशि है, इससे सवाल बनते हैं। शक्ति का फॉर्मूला W/T होगा, मात्रक इसका वाट है, प्रतीक W होगा। और ये अब सबसे काम की बात इसमें, ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो शक्ति 1 वॉट होगी, यानी 1 वॉट को 1 जूल प्रति सेकंड की दर से भी दर्शाया जाता है। तो हमें 1 वॉट में कभी कभार ये दे दे तो ये हमारा एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। हम ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट से व्यक्त करते हैं, और 1 किलोवाट 1000 वॉट के बराबर होता है, जिसे 1000 जूल प्रति सेकंड कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड एक चीज और होती है, वो होता है आपका किलोवाट आवर। हिंदी में इसको किलोवाट घंटा बोला जाता है, यानी 1 घंटे में इस जितने किलोवाट का उपयोग होता है या भोग होता है उसको, और
इस रूप में निरूपित करते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है वो आपका यूनिट है। और ये यूनिट हम सब जानते हैं, अगर थोड़ा सा मेमोरी में डाल दिया जाए तो बिजली के बिल जब आते हैं तब हम उसको यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी यूनिट बिजली का उपभोग हुआ है या कितने यूनिट का बिल आया है। तो वो जो यूनिट शब्द आता है वो इस एक किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर को निरूपित करेगा। इसी से उस बिजली के खर्च का आकलन किया जाता है। इसी पर आधारित इसके अंकित प्रश्न भी होते हैं। तो और ये एक साइंटिफिक, ये यहां से वापस बता दूं कि ये जो KWH होगा, किलोवाट आवर जो है, वो साइंटिफिक या ऐसा यूनिट नहीं होती, ये हमने बनाई है इसको यूनिट बनाने के लिए। तो एक बड़ा लॉजिकल बिंदु है। अब यहां पे इसकी वैल्यू पूछी है, 3.6 सब में दिए हैं, इसलिए उलझने की पहली संभावना तो खत्म हो गई। 3.6 हम रट कर गए थे, हमें मिल गया है। अब चूज ये करना है कि सब में इकाई भी जूल डाल दी है, दूसरी संभावना निरस्त। अब हमें केवल इसके ऊपर जो घात है वो निकालने हैं। तो 10 की घात कितनी सही होनी चाहिए? फर्ज कीजिए कि आप वहां जाकर भूल चुके हैं इस चीज को, तो फाइंड कैसे करेंगे? ज्यादा दिमाग नहीं करें, आपके पास ये लगा हुआ है 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होगा। ये 1 किलोवाट का जो परिणाम है वो 1000 वाट है, 1000 वाट, 1000 वाट। और अब आ जाइए आप आवर पे, जो 1 आवर दे रखा है आपका, उस 1 आवर की वैल्यू सेकंड में निकाल लीजिए, तो वो हो जाएगा 3600, 3600 सेकंड। अब इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते ही आपके पास वैल्यू ये हो जाएगी 36। बस यही खेल है, ये जूल रूप में लिखा जाएगा इसको, और यहां से आएगा प्रश्न। आया कहां से वो बता दिया, इतनी डिटेल बताने की जरूरत क्यों पड़ी वो बता देता हूं। यहां पर लिखा है 3.6, यही इसका आंसर है। 3.6 10⁶ याद रखिएगा, ये स्कूलिंग और कंपटीशन दोनों में आ चुका है बदलकर, और निश्चित रूप से सीधे रूप से पढ़कर जाने वाले वहां पर तकलीफ में भी पहुंचे। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यहां से आप देख सकते हैं कि यदि यहां पॉइंट निरूपित कर दिया जाए तो ये लिख देंगे, लेकिन अगर एक बिंदु आगे लगा दिया जाए या फिर एक बिंदु को छोड़ दिया जाए 3.6 में, तो ये पावर चेंज हो जाएगी। ये पावर 3.6 इंटू 10⁶ है जो बदल कर रह जाएगी, और यहीं से प्रश्न को दूसरा रूप दे दिया जाता है। तो हमें पहला तो मानक ये पता होना चाहिए कि ये इसका मान है, लेकिन इसका मान ये क्यों है वो भी हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर इसका मान बदल कर आ जाए तो फिर हम उस परिस्थितियों में अपने उत्तर को सही कर सकें। अब शक्ति से रिलेटेड एक सवाल, किसी घर में 40 वाट के एक ट्यूबलाइट और 60 वाट के 2 पंखे, क्रमशः 10 घंटे, ट्यूबलाइट जो है वो 10 घंटे लग रही है, और जो आपके 60 वाट के पंखे हैं वो 20 घंटे उपयोग में लिए जा रहे हैं। प्रति यूनिट 5 की दर से 1 माह की बिजली का खर्च कैलकुलेट करना है, गणना करनी है इसकी। फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस में ऐसी चीज दिखे नहीं आपको,
लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के दूसरे चरणों में इस प्रश्न को तवज्जो मिलती है, और वो इसलिए मिलती है क्योंकि एक आसान भाग भी है और बड़ा लॉजिकल बिंदु भी है। कुछ चीजें हैं जो छूटने की संभावना इसमें रह जाएगी। हम आते हैं 40 वॉट और दूसरा आपका है 60 वॉट का। ये दोनों उनकी कैपेबिलिटी है। अब 40 वॉट की तो एक ट्यूबलाइट है और 60 वॉट के दो पंखे हैं। ये जल रहा है 10 घंटे और ये चलाए जा रहे हैं 20 घंटे, और बिजली बिल को काउंट करना है 1 महीने के लिए यानी 30 दिन के लिए। ये इनके पूरे वॉट को निरूपित करेगा। सबसे पहले क्या लेना है, दोनों की क्षमता जो क्या है 40 वॉट की है, 60 वॉट की है। ये उनकी स्थिति आ गई वॉट में, और अब वो चलता कितना है 1 घंटा और 2 घंटा, फिर एक उनकी संख्या के बाद वो 10 घंटे और 20 घंटे चल रहे हैं। अब कितने दिन के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक हफ्ता का बिल पूछ लेता तो 7 दिन, 15 दिन की आता है तो 15 दिन, 2 महीने का आता तो वहां 60 डेज हो जाता, यहां 30 डेज ही होंगे क्योंकि 1 महीने के लिए ही पूछा गया है। अब इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 12,000 वॉट उधर और 72,000 वॉट इधर। दोनों को ऐड करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 84,000। ये वॉट आ चुके, 84,000 वॉट वहां शक्ति लग रही है। अब इसको हम किलोवाट आवर में बदल दें, ये कट जाएगा और अब इसकी वैल्यू 1 किलोवाट आवर में आया है 84, या हम कह सकते हैं 84 यूनिट्स। 1 महीने में 84 यूनिट्स को जलाया गया है। प्रश्न खत्म नहीं हुआ। 84, अब 1 यूनिट की रेट हमें 5 रुपीज दे रखी है, तो इसका बिल हमें निकालना है और वो है आपका 420 रुपीज। ये आरआर पॉइंट है 420। इनके ऑप्शन अपन ही मेक कर लेते हैं, 400, 800, 450 एंड 420। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 420। एक बार वापस, जितने वॉट का होगा, जितने घंटे चलेगा, जितने दिन चलेगा, इन सब का गुणज और जितनी संख्या में होगा, संख्या नहीं होगी तो एक ही मानना है, इन सब के गुणज के रूप में आपको वॉट निकालना है। उस वॉट को किलोवाट आवर में बदलना है जो आपकी यूनिट होगी। और अब आपको बता दूं कि गलती से अपने घर का इस सिस्टम से जब बिल निकालोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कम आएगी, और वो इसलिए आएगी क्योंकि दोबारा फिर उसमें जितने भी टैक्सेस लगे हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो भी जोड़ लीजिएगा। तो एग्जैक्टली आप अपने घर का बिजली का बिल भी निकालना इस क्वेश्चन से सीख चुके हैं। प्रयास कीजिएगा अगली बार जब भी आए। भौतिक विज्ञान बिना गणित के पूरी होती नहीं है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु धरती से निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। 10 किलोग्राम की वस्तु है, इसका मतलब पहले ही समझ जाए आप, ये 10 kg।
m है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 400 जूल है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh और वो बता रहे हैं 400 जूल। सॉरी, वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये नहीं पता। गणित की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि 2 से 3 बातें जब होगी उसमें से एक बात आपको ज्ञात करनी होती है, बाकी की बातें वो दे रखा होता है। यहां आपको m दे चुके, mgh दे चुके और h आपको फाइंड आउट करना है। g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से निकालना है। ये g गुरुत्व त्वरण हो गया और 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन आपकी गणितीय गणना को आसान करने के लिए शर्त के साथ यह वैल्यू दी जा सकती है कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अपने कैलकुलेशन पे आ जाएं। mgh और m की वैल्यू, mgh दे रखा है हमें m इंटू g इंटू h इज इक्वल टू 400, m10 g10, h की वैल्यू नहीं है हमारे पास। h हो जाएगा ये 4 मीटर आपका, क्योंकि वो मीटर में डिनोट होगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है जो धरती से निश्चित ऊंचाई पर थी और इसकी ऊंचाई जो है आपके 4 मीटर गणना में होगी। तो ऐसे सीधे और सरलतम रूप में आंकिक भौतिक के हो सकते हैं और कई बार हम उनको आंकिक समझकर छोड़ देते हैं, जबकि वो इतना आसान होता है कि उत्तर भी उसी में दे देता है। इस तरह से आपके भौतिक विज्ञान के बल, गति, कार्य ऊर्जा, इन दोनों का प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लगभग थ्योरी भी कंप्लीशन में जा चुका। नोट मेक करने के साथ जो कुछ भी रहेगा इस रिवीजन पार्ट में आपके साथ मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पहुंच चुके हैं विज्ञान के उस अंश में जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है, और जीव विज्ञान हर जीव की कहानी है। तब 3 बिंदु वहां पे मुख्य रूप से आपके हैं। नियंत्रण समन्वय का होगा, आपको आपके शरीर के प्रत्येक उत्तक को पढ़ना है और कोशिका से उत्तक निर्माण के साथ उत्तक की पूरी जानकारी हो जाएगी। और तीसरा अंश होगा आपकी आनुवांशिकता। निश्चित रूप से शुरुआत आनुवांशिकता से हो और फिर हम उत्तक पे जाएं तो आनुवांशिकता को समझते हुए उत्तक तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। अगली वीडियो में जीव विज्ञान के साथ हम दोबारा मिलते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को आपकी कामयाबी का। जय हिंद, जय भारत।